पिछले करीब 45 साल से मैं भी कम्युनिस्ट आंदोलन में हूँ और मैं खुशकिस्मत रहा कि चाहे बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, देश के करीब हर हिस्से में हमें बहुत सारे पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मिले हैं। सब याद आते हैं, जिन लोगों से बहुत सीखने के लिए मिला, जिन तमाम लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत, इसलिए वो तमाम यादें हैं। पिछले ही आपके पार्टी कांग्रेस में कॉमरेड सुधाकर रेड्डी थे और आज हमारे बीच में नहीं है। कॉमरेड अतुल रंजन थे और आज हमारे बीच में नहीं है। कॉमरेड सीताराम येचुरी कल तक थे और आज हमारे बीच में नहीं है। तो उन तमाम कम्युनिस्ट आंदोलन के शहीदों को, उन तमाम हमारे बिछड़े हुए साथियों को आज आपके इस पार्टी महाधिवेशन के मंच से मैं सलाम करता हूं और ये संकल्प लेता हूं कि उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए, उनके मिशन को पूरा करने के लिए जितनी भी ताकत है वो ताकत लगा देंगे और इस देश में शहीदों के अरमानों को ज़रूर मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये पंजाब है। हम हमेशा करतर सिंह सराभा का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, अशफाक उल्लाह का नाम लेते हैं उस दौर के। तो वो दौर जहाँ जब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनी थी, या बहुत सारे हमारे साथी जो शायद औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन अपने विचारों में, अपनी कुर्बानी में, अपने लक्ष्यों में वो बिल्कुल कम्युनिस्ट थे। मैं मानता हूं कि हमारे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के वो पायोनियर्स थे। भगत सिंह के रचनाओं में आपको कम्युनिस्ट मूवमेंट का एक कार्यक्रम मिल जाएगा, कोई फॉर्मल नहीं, लेकिन बिल्कुल एक बाकायदा अपने नौजवान साथियों से जो अपील कर रहे थे भगत सिंह, वो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए, कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए सबसे पहला कोई प्रोग्राम का अगर मसबिदा है वो हमें कॉमरेड भगत सिंह से मिलता है। तो उन तमाम नेताओं को भी, शहीदों को भी सलाम। हम ये भूल नहीं सकते कि अगर हमने 100 साल पूरे किए हैं, हम अपने शताब्दी मना रहे हैं इस देश में, और एक शताब्दी भी कुछ लोग मना रहे हैं। और पिछले 100 साल से ये दो जो अलग अलग ट्रेजेक्टरी है, जो एक दूसरे के खिलाफ है, एक तरह से आमने सामने की ताकतें हैं, और आज वो हमारे सामने बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। जिस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, चाहे आप कानपुर की बात करें या टशकेंट की बात करें, वो दुनिया में उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टियां बनी हैं रूस के इनकलाब से प्रेरणा लेकर के, ऊर्जा लेकर के। 1917 की बात है और उस समय दुनिया ने सोचा था कि शायद रूस के इनकलाब के बाद पूरे यूरोप में और भी कई देशों में इनकलाब होंगे। जर्मनी में रोजा लुक्सेमबर्ग ने, लिबनेक ने, बहुत सारे साथियों ने शहादत दे दी एक क्रांति को सफल बनाने की कोशिश में, लेकिन क्रांति नहीं हो पाई। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि 1917 में रूस के इनकलाब के ठीक 5 साल बाद इटली में मुसोलिनी आ जाते हैं और दुनिया भर में ये जो फांसीवाद आज हम कह रहे हैं, उस पूरे फांसीवाद सर उठाता है और उसका जो नज़ारा है तब से हम देख रहे हैं। और इसीलिए हमने अगर रूस के इनकलाब से ऊर्जा लेकर के, आज़ादी के आंदोलन से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन ने अगर अपने को संगठित किया, जो आरएसएस है उसने उसी मुसोलिनी से, हिटलर से, उसी दौर के फांसीवाद से, उससे ताकत लेकर के, उसकी नकल करते हुए, उससे प्रेरणा लेकर के वो हिंदुस्तान में उसने अपना विस्तार किया। हमारे सामने थे आज़ादी के आंदोलन और उनके सामने था उस आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में खड़े होकर के मुखबिरी करते हुए हिंदुस्तान में जो भी पुराना सड़ा गला जो कुछ भी है उसको मजबूत करने का कार्यभार उसके पास था। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान तो लिखा गया 1949 में, देश को आज़ादी मिली 47 में, और 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर उस मनुस्मृति को पब्लिकली उसको जला देते हैं। ये गुलामी का दस्तावेज है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो इस गुलामी के दस्तावेज को जलाते हुए, इसको तोड़ते हुए ही देश को आगे बढ़ना है। और ये आरएसएस 1949 में जब संविधान पारित हो रहा है तब वो खुल के कह रहे थे कि भाई इस देश संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, भारत का असली संविधान तो मनुस्मृति है। तो जाहिर सी बात है कि वो आरएसएस आज अगर उसके हाथ में राज सत्ता है
तो आरएसएस आज देश में क्या कर रहा है, क्या करेगा, इसके लिए हमें मोहन भागवत का भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। 100 साल से जो लोग इतिहास को देख रहे हैं वो सब लोग जानते हैं कि आरएसएस हिंदुस्तान में फांसीवाद के वाहक बन करके उसी समय विचार पहले था और अब उस विचार को पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमारे ऊपर थोपने का, पूरे देश के लोकतंत्र को खत्म करने का, इस संविधान को खत्म करने का उनको मौका मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जो भी मौका जब भी उनको मिला है, हर मौके का इस्तेमाल उन्होंने इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए किया है और आज वो कर रहे हैं। और इसीलिए हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको हम टाल नहीं सकते। ये लड़ाई आज नहीं तो हम कल या परसों नहीं लड़ सकते हैं। This battle has to be fought and won here and now। आज हम लोगों को हिंदुस्तान में ये जो फांसीवाद हमारे सामने है, इससे निपटने के लिए हम किसी अगली पीढ़ी के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हम सिर्फ पुराने इतिहास को याद करने से भी काम नहीं चलेगा। ये लड़ाई हम सबको लड़ना है। जाहिर सी बात है कि हम सब लोग लड़ रहे हैं। फांसीवाद, अगर उसके बहुत सारे पहलू पर हम बात करें, अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो सांप्रदायिकता से भी जिस समय 1857 के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि इस देश में बिना फूट डाले हम राज नहीं कर सकते, जब अजीमुल्ला खान ने 1857 में, वो शायर थे उस दौर के, जब उन्होंने लिख दिया कि हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ये सब प्यारा और ये झंडा हमारा, आजादी का सलाम हमारा। तो ये जब 1857 ने ये कह दिया और हिंदू मुस्लिम की क्या एकता बन सकती है, और वो एकता अगर बन जाए तो इस देश में कहीं कोई किसी अंग्रेजों का राज चल नहीं सकता। जब उनको समझ में बात आ गई तब से उन्होंने लगातार कोशिश की, फूट डालो और राज करो, और इस देश में अंततः जाकर के पार्टीशन भी हुआ। सांप्रदायिकता के खिलाफ हम 100 साल से तब से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ेंगे। पूंजीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी पुरानी है, जब से पूंजीवाद हिंदुस्तान में बनना शुरू हुआ तब से हम पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन आज की जो सांप्रदायिकता है वो पुराने किसी भी दौर के सांप्रदायिकता से बिल्कुल एक अलग कैटेगरी, अलग स्तर की है, अलग किस्म की जहर है उसमें, अलग किस्म की नफरत है उसमें। तो वो सारे जो उसके जहर है, नफरत है, आज वही पूरे हिंदुस्तान में अलग से आप हेट स्पीच, अलग से आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है। वो हेट स्पीच ही अभी इस समय स्पीच है। वो हेट क्राइम, उस समय महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वो आजादी के बाद का सबसे पहला बड़ा हेट क्राइम था, सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी थी। लेकिन आज वो नॉर्मल बन चुका है, आज वही नॉर्म है। अगर पूंजीवाद से हम जो लड़ रहे थे उस दौर में भी, जब टाटा, बिरला, गोयनका, अंबानी की हम बात किया करते थे, जब छोटे छोटे पूंजीपतियों से भी हम लड़ते थे। लेकिन आज इस अदानी अंबानी के दौर में, जहां अदानी को सब कुछ चाहिए, इस देश का पूरे हर बंदरगाह चाहिए, हर हवाई अड्डा चाहिए, हर सड़क चाहिए। अभी बिहार में चुनाव सामने है, जब जब हम लोगों ने बिहार में भूमि सुधार के लिए संघर्ष किया, जब जब हमारे विधायकों ने विधानसभा के अंदर भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट की चर्चा की, जब जब लोगों ने कहा कि भैया आपने खुद वादा किया था बिहार के गरीबों से 1 एकड़ नहीं तो 20 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन हम गरीब को देंगे, जब जब हमने गरीब की जमीन के लिए बात की तो हमारे नीतीश कुमार जी बड़ा स्टैंडर्ड जवाब देते थे, जमीन तो है ही नहीं, कहां से जमीन लाएंगे, आसमान से क्या जमीन लाएंगे। और आज उसी बिहार में 1050 एकड़ जमीन पावर प्लांट के नाम पर भागलपुर में अदानी को दिया जा रहा है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और मां के सम्मान को लेकर के बड़े इस समय परेशान हैं और पूरे देश में बोल रहे हैं, और वहां 10 लाख पेड़ काट दिए जा रहे हैं इस पूरे अदानी के लिए। तो आज इस तरह का जो पूंजीवाद है, इतने आक्रामक, इतने क्रूर, इतने खूंखार, इस तरीके का हमलावर जो पूंजीवाद है, इससे लड़ना। तो इसीलिए हमें लगता है कि हम लोग तमाम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन जिन खतरों से हम लड़ रहे थे वो सभी खतरे मिल करके कंबाइंड एंड कंसंट्रेटेड होकर के अगर खतरा हमारे सामने खड़ा है तो हमें भी उन खतरों के खिलाफ जो हमारे लड़ाई का इतिहास है, अलग अलग लड़ाई रही है, उन तमाम लड़ाई को कंबाइन एंड कंसंट्रेट करके हमें भी एक ऐसा रेजिस्टेंस पैदा करना है। और मैं कहता हूं कि ये इस देश के लिए दूसरी आजादी से कम कुछ भी नहीं। आजादी, लंबी लड़ाई से आजादी मिली, आजादी से हमें संविधान मिला। आजादी से जब संविधान मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान तो हमने लिख दिया,
संविधान तो लिख दिया, संविधान को लेकर बातें हो सकती है कि अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा है, क्या है, नहीं है, लेकिन पता नहीं ये संविधान किसके हाथ में जाएगा, संविधान किसके हाथ में जाएगा, कौन चलाएगा संविधान को, वो महत्वपूर्ण है। और आज हमें पता है कि संविधान किसके हाथ में गया है, वो संविधान के साथ क्या कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भाई इस देश में ये एक टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, ऊपर से हमने संविधान तो लिख दिया, डेमोक्रेसी इसके ऊपर से है, लेकिन नीचे जो जमीन है वो जमीन डेमोक्रेटिक नहीं है, वो अनडेमोक्रेटिक सॉइल है। और उस अनडेमोक्रेटिक सॉइल पर एक डेमोक्रेसी के जो टॉप ड्रेसिंग है, अगर उस सॉइल को हम डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे तो वो टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि हम जो एक वोट की बराबरी आपको दे दी, सबके लिए एक वोट, गरीब से गरीब के लिए भी एक वोट, अमीर से अमीर के लिए भी एक वोट, वोट की जो बराबरी है वो तब तक ही कुछ चल सकती है अगर समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी हावी हो जाए पूरी तरह से, तब ये चुनाव में एक वोट की बराबरी का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। और आज ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। और इसीलिए साथियों, हमारे साथियों ने जैसे कहा, कॉमरेड राजा ने, कॉमरेड एम ए बेबी ने, कि हम लोगों को निश्चित तौर पर एक मजबूत लेफ्ट यूनिटी चाहिए और इस देश में आज के इस फांसीवाद से निपटने के लिए, दूसरी आजादी की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए, ठीक जैसे आजादी के आंदोलन के दौर में बहुत बड़ा कैनवस था, लड़ाई के रास्ते अलग अलग थे, भगत सिंह का रास्ता अलग था, गांधी का रास्ता अलग था, सुभाष बोस का रास्ता अलग था, नेहरू का रास्ता अलग था। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंबेडकर तो कभी जेल गए नहीं, अंबेडकर तो बैठ के सिर्फ संविधान लिख रहे थे, संविधान लिख रहे थे, सिर्फ संविधान नहीं लिख रहे थे, उस पूरे आजादी के आंदोलन से निकलने वाला सबसे रेडिकल जो नारा था, अगर रेडिकल नारा था कि जमींदारी को खत्म करो, भूमि सुधार का नारा था, उतना ही रेडिकल नारा था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। और बिल्कुल वही 1936, जिस 36 में एक तरफ किसान मैनिफेस्टो आता है, एबोलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म का नारा आता है, कार्यक्रम बनता है, उसी 36 में अंबेडकर वो बात भी कहते हैं कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो पूरे देश में जो बिल्कुल हो सकता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जेल नहीं जा रहे थे, लेकिन बैठ करके पूरे समाज को बदलने के लिए योजना बना रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, इन तमाम संघर्षों को मिला करके बहुत बड़ा एक आजादी के फलक बना था। आज भी हमें उतनी ही बड़ी व्यापक एकता चाहिए, सबको साथ लेकर के। इस देश में अलग अलग मुद्दे हैं, कहीं भाषा का सवाल है, कहीं फेडरलिज्म का सवाल है, कहीं इस देश में कल्चर का सवाल है, कहीं इस देश में रोजगार का सवाल है, कहीं किसान अपने खेती बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कहीं मजदूर, वो जो गुलामी के 4 लेबर कोड मजदूरों पर थोपने की कोशिश हो रही है, वो जो निजीकरण का हमला है, वो जो पुरानी पेंशन स्कीम को छीन करके एक पेंशन भी पूरा चुरा करके नई पेंशन स्कीम थोप दी गई, वो जो सारे नौजवान जो आउटसोर्सिंग को झेल रहे हैं, बेरोजगारी और ठेकेदारी को झेल रहे हैं, उन तमाम लोगों की लड़ाइयां हैं। लेकिन सभी लड़ाइयों को एक बड़ी एकता बना करके और बड़े मकसद के साथ, बड़ी ताकत के साथ एक लड़ना है, उसमें ऊर्जा भरना है। ये काम हम कम्युनिस्टों को जरूर करना है। हम अक्सर अफसोस करते हैं कि भाई 1960 के दशक तक हिंदुस्तान में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, बिल्कुल थी, और ये 60 का ही दशक है जब 2 और पार्टी बनी, सीपीएम 1964 में, 1969 में हमारी पार्टी सीपीआईएमएल। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये 3 पार्टी नहीं बनी होती, अगर इस देश में एक ही पार्टी रह गई होती, तो शायद तब देश कुछ और होता। मैं समझता हूं कि इतिहास में जाकर के ये लक्ष्य है, ये सोचने से कोई फायदा भी नहीं है, और मैं इस रूप में देखता भी नहीं हूं। मैं इस रूप में देखता भी नहीं हूं कि अगर इतने बड़े देश में विविधता में एकता, मेरे लिए प्रिंसिपल है विविधता में एकता। कम्युनिस्ट आंदोलन के में जो विविधता का विकास हुआ है, अलग अलग धाराएं हैं, कहीं हमें लगता है कि उससे कम्युनिस्ट आंदोलन में विस्तार भी हुआ है। ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी को पूरी तरह से एकदम डेमोक्रेसी को पूरी तरह खत्म करने की साजिश है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा, मिलकर लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे, पूरी ताकत लगा करके लड़ेंगे, और तभी ये जो 100 साल का हमारा इतिहास है, ये जो आजादी के आंदोलन का जो इतिहास है, हमेशा हमेशा फासिस्टों के खिलाफ कम्युनिस्टों की लड़ाई। तो फासिस्ट इस देश में ये सवाल सामने आ गया है, क्या इस देश फासिज्म के रास्ते पर बर्बाद हो जाएगा? क्या इस देश में फासिस्टों को हर तरह के
इस देश को नुकसान पहुंचाने की छूट मिल जाएगी, या हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट सबसे आगे बढ़ करके एक होकर के फासिस्टों को शिकस्त देने के लिए हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आगे आएंगे और सभी लोगों को, लड़ने वाले सभी विचार को, सभी ताकतों को लेकर के आएंगे। ये इम्तिहान की घड़ी हमारे सामने है और मुझे लगता है कि जो इतिहास लेकर के हम चले हैं आज के इस दौर में, हम चूकेंगे नहीं, हम सब लोग झुकेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को। आपका कांग्रेस महाधिवेशन सफल हो, इसके लिए हमारी पूरी पार्टी की ओर से और इस देश के तमाम वामपंथी प्रगतिशील विचार के लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकलाब जिंदाबाद, CPI जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद।